क्लास 12। आज हम लोग 1.2 सेकेंड चैप्टर कर रहे हैं ऑन सेइंग प्लीज। एक तो ये चैप्टर बहुत बड़ा है और ऊपर से इसमें ना टफ वर्ड्स बहुत ज्यादा है, तो इसलिए आपको चैप्टर इस तरह से ही बताना पड़ेगा कि मैं कहाँ रीड कर रही हूँ। ये कोई स्टोरी नहीं है। ये अल्फ्रेड जॉर्ज गैलेंडियर ने है ना प्लीज, सॉरी, थैंक यू जो वर्ड्स होते हैं वो हमारी कॉमन कर्टसी को शो करते हैं। तो उसके बारे में बताया कि हमको प्लीज वर्ड क्यों यूज करना चाहिए, क्या मायने हैं उसके, और कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह दिए हुए हैं अच्छे से। तो इसलिए ये बताते जा रही हूँ मैं आपको, और साथ साथ में जो टफ वर्ड्स है उनके मीनिंग भी। तो अभी राइटर के बारे में, ये बहुत पुराने राइटर है, 1865 में बॉर्न हुए थे। 1946 वॉज बॉर्न इन द चेल्सफोर्ड इन द 1865. He started his literary career as a journalist. At the age of 37, he was appointed editor of the Daily News, London, under the pseudonym pen name Alpha of the Plough. He made regular contribution to daily newspaper. मतलब ये न्यूज़पेपर्स वगैरह और इन सब में लिखते थे, राइटर थे। उन्होंने एक ऐसे लिखा था, यूनिफॉर्मली लेकिन ग्रेसफुल, ह्यूमरस, पिलर ऑफ सोसाइटी, फेबल मतलब होता है शॉर्ट स्टोरी। तो इन्होंने शॉर्ट स्टोरीज लिखी है और बहुत सारी चीजें लिखी है। उन्होंने मोरालिटी के ऊपर, सेंसिबिलिटी के ऊपर, जो एवरीडे हम लाइफ में यूज करते हैं, उन सब चीजों के ऊपर क्वेश्चंस पूछे हैं कि हम यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जैसे अभी ये जो चैप्टर है सेइंग प्लीज, ही पॉइंट्स आउट द वैल्यू ऑफ अ गुड मैनर्स इन अ सोशल लाइफ। मतलब अगर आप किसी से अपना काम करवाना चाहते हो, किसी की हेल्प चाहते हो, तो आपको प्लीज वर्ड यूज करना चाहिए। ये चीज बताती है आपकी कर्टसी, आपकी पोलाइटनेस। भले ही इसके लिए कोई लॉ या रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, बट अगर आप किसी के साथ रूड बिहेव करते हो तो सामने वाले को हर्ट होता है, एंड वो जो है हर्ट, वो वायलेंस से भी ज्यादा हार्मफुल होता है। क्योंकि वायलेंस वगैरह से तो क्या है ना कि घाव वगैरह भर भी जाते हैं फिजिकली, अगर आप किसी को हार्म करते हो तो। लेकिन अगर आप किसी को मेंटली हार्म करते हो या साइकोलॉजिकली हार्म करते हो तो उन घावों को भरने में बहुत टाइम लगता है। तो अगर हम ये चीजें यूज करते हैं, पोलाइट बिहेवियर रखते हैं, लोगों से अच्छे से बात करते हैं, तो पूरी सोसाइटी अच्छे से रहेगी। ही शोज नाउ पोलाइट स्पीच इन अ मैनर स्वीटन द एटमोस्फेयर एंड हाउ डिस्कर्टसी एंड इल मैनर स्पॉइल और पोल्यूट इट। तो उसने इस चैप्टर में बताया है कि किस तरह से हमारी कर्टसी, पोलाइटनेस हमारे डेली बिहेवियर में सब कुछ अच्छा कर देती है। जैसे अगर आप रास्ते पे जा रहे हो और आप कोई आपकी हेल्प कर रहा है, आपने उसको थैंक यू बोला तो वो भी खुश हो जाता है। वहीं अगर आप किसी के साथ रूड बिहेव कर रहे हो तो उसका भी दिन खराब, आपका भी दिन खराब होता है। तो डिस्कर्टसी, इल मैनर्स, जैसे हम लोगों को बचपन में सिखाया था ना, मैनर्स नहीं है क्या बात करने की। तो मैनर्स मतलब अच्छे से बात करना, पोलाइट वे में बात करना। तो अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर ऑन सेइंग प्लीज। अब सबसे पहले इन्होंने एग्जाम्पल से स्टार्ट किया। फुल चैप्टर आज खत्म होना मुश्किल है क्योंकि काफी बड़ा चैप्टर है, जितना होता है उतना देखते हैं। द यंग लिफ्ट मैन इन अ सिटी ऑफिस हु थ्रू अ पैसेंजर आउट ऑफ हिज लिफ्ट इन अदर मॉर्निंग एंड वॉज फाइन फॉर एन ऑफेंस वॉज अनडाउटेबिलिटी इन द रॉन्ग. It was a question of please. The complainant entering the lift said top. The liftman demanded top please. तो अब यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट एग्जाम्पल से शुरुआत की है। इसमें एक लिफ्ट मैन जो था सिटी ऑफिस में, उसने अपने एक पैसेंजर को लिफ्ट के बाहर निकाल दिया, और अभी वो जिस आदमी को उसने बाहर निकाला था उसने कंप्लेन कर दी उसके अगेंस्ट में। अब इंसिडेंट ये हुआ था कि लिफ्ट जो कंप्लेनेंट है जिसने कंप्लेन की, उसने बोला था लिफ्ट में घुसने के बाद, लिफ्ट मैन होते हैं बड़े बड़े ऑफिसेस में होते हैं, अपने यहाँ पे तो नहीं होते। अगर आप लिफ्ट में जाओगे ना तो आप उसको बोलोगे 5th फ्लोर, तो बटन दबाते हैं और आपके साथ ही रहते हैं, चेयर लगा के अंदर बैठे रहते हैं लिफ्ट में। तो अभी इस लिफ्ट मैन से भी वो जो पैसेंजर है, वो जा रहा था, जो इंसान ऊपर जाना चाहता था, उसने बोला टॉप, कि मुझे टॉप फ्लोर पे जाना। तो लिफ्ट मैन ने बोला कि तुम्हें इस तरह से वर्ड बोलना चाहिए, टॉप प्लीज। उसने नहीं बोला, लिफ्ट मैन को गुस्सा आ गया, उसने लिफ्ट से उसको बाहर निकाल दिया। तो अब जिस इंसान को उसने बाहर निकाला है उसने उसके ऊपर केस कर दिया। एंड हिज कंसेशंस बीइंग रिफ्यूज्ड, ही नॉट ओनली डिक्लाइन टू कंप्लाई विद द इंस्ट्रक्शन बट हर्ल्ड द पैसेंजर आउट ऑफ द लिफ्ट। तो भी कंप्लेन क्या की थी उसके अगेंस्ट कि इसने एक तो पैसेंजर का जो रिक्वेस्ट था, कंसेशन था कि उसको टॉप पे जाना है, वो भी नहीं माना, ऊपर से उसको धक्का मार के निकाल दिया लिफ्ट के बाहर।
तो उसने पैसेंजर को हर्ट भी किया. But they hurled the passenger out of the lift. This, of course, was carrying a comment on a manners too far. Discourtesy is not a legal offense. तो अभी obviously अभी जो केस किया हुआ है उसमें जो लिफ्टमैन है वो बोला कि मुझे इसने प्लीज वर्ड यूज नहीं किया, तो ये डिसकर्टसी है. लेकिन हमारे लॉ या रूल्स रेगुलेशन में ऐसा कोई कानून नहीं है कि अगर आप प्लीज वर्ड नहीं यूज करते हो तो आप गुनहगार हो. तो हमारे हिसाब से तो डिसकर्टसी कोई लीगल ऑफेंस है ही नहीं. एंड इट डज नॉट एक्सक्यूज असॉल्ट एंड अ बिट्री. और अगर आपको कोई प्लीज नहीं बोल रहा है तो आपको उसको मारने का या थ्रेट करने का कोई राइट नहीं. तो असॉल्ट एंड बिट्री मतलब एन अटैक विद इंक्लूड्स नॉट ओनली थ्रेट्स बट ऑल्सो द एक्चुअल यूज ऑफ वायलेंस. असॉल्ट करना मतलब वायलेंस करना, मारधाड़ करना उसके साथ में. इफ अ बर्गलर ब्रेक इनटू माय हाउस, तो यहां तक लिफ्टमैन का केस हो गया. ऑब्वियसली वो लिफ्टमैन केस हार ही जाता है क्योंकि उसके पास एक जेन्युइन पॉइंट था कि मुझे प्लीज वर्ड नहीं यूज किया इसने. लेकिन फिर भी हमारे कानून में तो ऐसा कुछ है नहीं कि आप प्लीज वर्ड नहीं यूज करोगे, कर्टसी यूज नहीं करोगे तो आपको पनिशमेंट दी जाएगी. अब सेकेंड एग्जाम्पल है, इफ अ बर्गलर मतलब चोर, जो डाका डालते हैं वो, ब्रेक इन टू माई हाउस एंड आई नॉक हिम डाउन, द लॉ विल क्विंट मी. तो अगर कोई चोर मेरे घर में घुस जाता है और अगर मैं उसको पकड़ लेता हूँ, मारपीट करता हूँ उसके साथ में, अगर वो मुझे फिजिकली असॉल्ट मतलब वही तो मारना चाहता है या फिजिकली मारपीट करता है, तो मैं भी उसको रिटेल्ड कर सकता हूँ. रिटेल्ड मतलब अटैक करना, अपने आप को बचाने के लिए. अगर दूसरा कोई हमारे साथ बुरा काम कर रहा है, टिट फॉर टैट जैसा ही है, अगर कोई हमारे साथ जैसा कर रहा है हम भी वैसा कर सकते हैं. तो अगर वो चोर मुझे मारता है या मारने की कोशिश करता है तो मैं भी कर सकता हूँ. एंड ऑब्वियसली कानून ने ये बोला है कि हम अपनी मदद के लिए, हम अपने आप को बचाने के लिए चीजें कर सकते हैं. तो मैं यहाँ पर वायलेंस यूज कर सकता हूँ. इट डज दिस बिकॉज द बर्गलर एंड माई असल्टेंट हैव ब्रोक क्वाइट डिफाइंड कमांड ऑफ द लॉ. और ये इसलिए हुआ क्योंकि उस चोर ने और या फिर मुझे वो अटैक करने वाले असल्टेंट ने जो कमांड ऑफ अ लॉ है उसको ब्रेक किया. अब कमांड ऑफ अ लॉ बोलता है कि आप किसी को मार नहीं सकते हो, इस तरह से फिजिकली हाथ नहीं लगा सकते हो, आप किसी का घर तोड़कर उसके अंदर नहीं घुस सकते हो बिना उसकी परमिशन के. बट नो लीगल सिस्टम्स कुड अटेम्प्ट टू लेजिस्लेट अगेंस्ट बैड मैनर्स. लेकिन हमारे कानून में ऐसा कोई लॉ नहीं है जो बैड मैनर्स के अगेंस्ट हो. तो अभी ये पूरे वाले में क्या था कि लिफ्टमैन के साथ बुरा हुआ था, उसको प्लीज वर्ड नहीं बोला गया, लेकिन फिर भी वहां पर लिफ्टमैन की गलती थी क्योंकि हमारी कानून व्यवस्था में प्लीज या गुड मैनर्स के लिए कोई कानून नहीं है. अगर आप किसी के साथ बैड बिहेव करते हो तो आपको पुलिस में नहीं डाला जाता, जेल में नहीं डाला जाता. हमारे यहाँ पर कुछ कानून बने हुए हैं, वहां पर आपको अगर वो तोड़ते हो तो आपको जेल में जाना पड़ता है. तो यहाँ पर कोई भी ऐसा लॉ नहीं है जो पोलाइटनेस के लिए बना हो. Legislative against the bad manners or could sanction the use of a violence against something which it does not itself recognize as a legally punishable offense. और लीगली पनिशेबल ऑफेंस तो है नहीं अगर आप किसी के लिए गाली वाली देते हो या बैड वर्ड्स यूज करते हो तो. एंड अवर सिंपैथी विद द लिफ्टमैन वी मस्ट एडमिट दैट द लॉ इज अ रीजनेबल. तो हमारी सिंपैथी है लिफ्टमैन के साथ में कि वो केस तो हारेगा ही क्योंकि लॉ के हिसाब से तो उसने जो बोला है वो सही नहीं है, लेकिन उसने जो किया है वो गलत है और लॉ रीजनेबल है, तो लॉ के हिसाब से तो वो हार जाएगा. इट कुड नेवर डू इफ वी वेयर एट अ लिबर्टी टू बॉक्स पीपल्स ईयर्स बिकॉज वी डिड नॉट लाइक द बिहेवियर और द टोन ऑफ देयर वॉइस एंड द स्कोल ऑफ देयर फेसेस. तो अगर कोई कानून बना होता इस तरीके से कि जैसे चोर ने मेरे ऊपर अटैक किया तो मैं भी उसके ऊपर अटैक कर सकता हूँ, उसी तरह से अगर ये कानून बना होता कि अगर कोई हमारे साथ ठीक से बिहेव नहीं कर रहा है तो हम उसके लिए वॉयलेंस कर सकते हैं, जैसा कि लिफ्टमैन ने किया था कि उसने प्लीज नहीं बोला, उसको लिफ्ट के बाहर धक्का दे दिया. तो अगर ऐसा कानून बना होता कि हमको अगर किसी का बिहेवियर पसंद नहीं है, किसी का टोन पसंद नहीं है, बोलने का तरीका पसंद नहीं है आवाज का, या उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस नहीं अच्छे लगे, ऐसा लगा कि हमारी इंसल्ट कर रहा है, तो हम मारधाड़ पे उतर आते. और फिर क्या होता, Our feast would never be ideal and the gutter of the city would run with the blood all day. तो हमारे यहाँ पे गटर जो है उसमें खून ही खून बहते रहता.
तो राइटर का मतलब है कि हम डेली लाइफ में इतनी सारी चीजें मिसबिहेव करते हैं ना कि कोई ना कोई तो किसी न किसी को मारते धारते ही रहता, कभी ना कभी लड़ाई झगड़ा कंटिन्यूसली होते ही रहता. I may be an uncivil as I may please, and how law will protect me against the violence, retaliation. I may be odd or boorish, and there is no penalty to pay except the penalty of being written down an ill-mannered fellow. तो अभी इनके हिसाब से मैं अनसिविल हूँ और हाँ, इसके अगेंस्ट कोई लॉ नहीं है. लॉ ने मुझे प्रोटेक्शन दिया है. मुझे सिर्फ रिटेलिएशन मतलब जो वायलेंस होता है उसके अगेंस्ट ही मैं रिटेलिएशन कर सकता हूँ. रिटेलिएशन वर्ड हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं. टिट फॉर टैट. इट मे बी ऑट एंड बुरिश. देयर मे बी नो पेनल्टी. बुरिश मतलब रूड, कि रूड बिहेवियर के लिए ऐसा कोई पेनल्टी नहीं है. सिर्फ एक पेनल्टी है कि हम लोग 10 बार लिखते थे ना कॉपी में कि अगली बार से मैं ऐसा नहीं करूंगा, तो बस रिटन डाउन कि ये इल मैनर्ड फॉलो है बस. उसके अलावा आपने कभी सुना है कि कोई किसी के अगेंस्ट प्लीज नहीं बोल रहा है या सॉरी नहीं बोल रहा है या काम कराने से पहले थैंक यू नहीं बोल रहा है, सॉरी काम कराने के बाद थैंक यू नहीं बोल रहा है तो उसको जेल में डाल दिया गया? ऐसा कोई भी कानून नहीं है. गाली देने पे, बैड वर्ड यूज करने पर थोड़ा बहुत कानून बना भी है, बट प्लीज, सॉरी, थैंक यू, एक्सक्यूज मी, ये वर्ड्स ना यूज करो या किसी के साथ रूड बिहेव करो. अगर ऐसा होता ना तो जितने भी बॉस है जो एम्प्लॉयज के साथ रूड बिहेव करते हैं वो अब तक तो पनिश हो चुके होते हैं. तो ऐसा कोई कानून नहीं है रूड बिहेवियर के अगेंस्ट में. द लॉ डज नॉट कंपेल मी टू से प्लीज और टू attune my voice to other people's sensibility, and more than it says that I shall not wax my mustache or dye my hair or wear ringlets down my back. It does not recognize the recreation of our feeling as a case of a compensation. There is no allowance for a moral and a intellectual damages in this matters. तो अभी भी राइटर वही बात रिपीट कर रहे हैं, बस कहने का अंदाज अलग अलग है, बट ऑलमोस्ट वही बातें रिपीट होते जा रही है कि ऐसा कोई कानून नहीं है और कोई कानून मुझे कंपेल नहीं कर सकता कि मैं प्लीज वर्ड बोलूं या मैं अपनी वॉइस का जो ट्यून है वो चेंज करूं क्योंकि लोगों को पसंद नहीं है, लोगों को हर्ट हो रहा है, या फिर मैं अपनी दैट आई शैल नॉट वैक्स माई मॉस्ट्यूज मतलब होता है मूछे, और डाई माई हेयर और वियर एंगलेट डाउन माई बैक. इट डज नॉट रिकॉग्नाइज द लेक्रिएशन ऑफ अवर फीलिंग्स. लेक्रिएशन मतलब कट, टीयर. एज अ केस ऑफ कॉम्पनसेशन देयर इज नो अलाउंस. तो इन सब चीजों के लिए अगर किसी की फीलिंग हर्ट हो रही है, फीलिंग को दुख पहुंच रहा है, तो एज सच कोई भी डैमेजेस वगैरह नहीं बने हैं, कोई भी लॉ नहीं बना है. देयर इज नो अलाउंस फॉर मोरल एंड इंटेलेक्चुअल डैमेजेस इन दिस मैटर. तो अगर आपकी इंटरनल फीलिंग हर्ट हो रही भी हो तो भी ऐसा कोई भी रूल्स रेगुलेशन नहीं है. दिस डज नॉट मीन दैट द डैमेजेस आर नेग्लिजिबल. लेकिन इन सब का मतलब ये नहीं है कि जो डैमेज हुआ है, किसी ने अगर आपके साथ में रूड बिहेव किया, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो हर्ट हुई है फीलिंग उसका कोई डैमेज नहीं होना चाहिए, वो निग्लिजिबल है. इट इज प्रोबेबल दैट द लिफ्टमैन वॉज मच मोर acutely hurt by what he regarded as a slur upon his social standing than he would have been if he had a kick on the shins, for which he could have got a legal redress. The pain of a kick on the shins soon passes away, but the pain of a wound to our self-respect or our vanity may poison a whole day. तो हो सकता है कि वो लिफ्टमैन जो है वो एक्चुअली बहुत ज्यादा हर्ट हुआ हो क्योंकि प्लीज वर्ड यूज नहीं किया था, बट वॉट ही रिगार्डेड एज ए स्लर अपॉन हिज सोशल स्टैंडिंग. हो सकता है कि वो अपने आप को इस तरह से लिया हो कि जैसे हम लोग जो कचरे वाले हैं या जो लोअर लोग हैं जो काम करते हैं हमारे यहाँ पे, हम उनको कभी भी प्लीज, थैंक यू, ये सारे वर्ड्स नहीं यूज करते क्योंकि सोशल स्टैंडिंग के हिसाब से हम अपने से जो ऊपर वाले लोग हैं उनको जनरली ये वर्ड्स यूज करते हैं. तो हो सकता है कि लिफ्टमैन को ये हर्ट हुआ हो कि मैं सिर्फ लाइक लिफ्टमैन हूं इसलिए मुझे प्लीज नहीं बोलना चाहता है, तो उसकी सोशल स्टैंडिंग हर्ट हुई हो, या फिर अगर जो स्ट्रेंजर है, जो पैसेंजर था, उसने उसको एक किक मार दिया होता है, एक मतलब लात मार दी होती, तो हो सकता है कि वायलेंस के अगेंस्ट उस लिफ्टमैन को कुछ रिड्रेस मिल जाता, कानून वगैरह. रिड्रेस मतलब केस, तो केस कर सकता था और उसको कॉम्पनसेशन भी मिल जाता. The pain of a kick on the shin soon passes away, but the pain of the wound to our self-respect or our vanity may poison the whole day. एक बार हमको चोट लग जाए ना, अगर आप चलते चलते कहीं गिर जाते हो या गलती से चोट लग जाती है, तो वो दर्द तो थोड़ी देर में चला जाता है,
तो वैसे ही अगर लिफ्टमैन को एक किक मारी होती तो उसका दर्द तो थोड़ी देर में चला जाता, लेकिन जो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को धक्का पहुंचा था तो वो उसके पूरे दिन को खराब करने वाला था। जैसे अगर आप चल रहे हो और गलती से ठोकर लग गई, आधे घंटे तक दर्द होगा, उसके बाद भूल भी जाओगे कि आपको लगी भी थी। लेकिन वहीं अगर किसी ने आपकी इंसल्ट की हो या किसी ने आपको बैड वर्ड्स यूज किए हो, वो चीज आपके दिमाग में घूमती रहती है, एक पूरा दिन, इवन एक पूरा हफ्ता घूमते रहती है। हम उस चीज से बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। तो एक बार फिजिकल चोट लगना तो फिर भी ठीक है, पर सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने आत्मसम्मान पे चोट लगना या अपने लिए कोई किसी के बैड वर्ड्स सुनना, ये सब चीजें हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो उसी तरह से लिफ्टमैन को भी फील हुआ था, इसलिए उसने भी उसको बाहर निकाल दिया। I can imagine that the liftman denied the relief of throwing the author of his wound out of the lift, brooding over the insult by an hour and visiting his wife. तो अभी ये जो राइटर है वो जस्ट इमेजिन कर रहा है कि किस तरह से एक बैड मैनर्स पास ऑन होते जा रहा है। तो अभी मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि लिफ्टमैन जो है उसने डिनाइड द रिलीफ ऑफ थ्रोइंग द ऑथर ऑफ हिज वाउंड आउट ऑफ द लिफ्ट। उसको कोई रिलीफ नहीं मिली, उसको बहुत वहां पे सुनना पड़ा कि एक सिर्फ प्लीज नहीं बोलने पर तुमने ये किया वो किया वगैरह वगैरह। तो वो कंटिन्यूसली उस चीज को ठीक सोच रहा था, ब्रूडली मतलब थिंकिंग अनकॉन्शियसली, हमेशा दिमाग में बैठ जाता है हमारे कि हाँ इसने ये बोला था, और अपने आप को बहुत इंसल्ट फील किया उसने बहुत देर तक। उसके बाद घर गया और वो जो इंसल्ट वगैरह या वो जो गुस्सा था वो कहाँ पर निकलेगा, वाइफ पे। तो हीज वाइफ इन द इवनिंग एज द ओनली वे ऑफ रिस्टोरिंग हीज इक्विलिब्रियम। रिस्टोरिंग मतलब लेवल बराबर करने के लिए अपना गुस्सा पूरा कहाँ पे निकाला उसने, अपनी वाइफ पे। फॉर देयर आर फ्यू थिंग्स मोर कैचिंग देन अ बैड टेम्पर एंड द बैड मैनर्स। तो कुछ चीजें और है जो बैड टेम्पर और बैड मैनर्स से भी ज्यादा इफेक्टिव होती है, ज्यादा हार्मफुल होती है। अब यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है। When Sir Anthony Absolute bullied Captain Absolute, Sir Anthony Absolute bullied मतलब इंसल्ट की, बैड वर्ड्स यूज किए, थ्रेटन किया, डरा, मतलब बोला कुछ। तो द लेटर वेंट आउट ऑफ द बुलीड हीज मैन। तो अभी जो सर एंटनी है उन्होंने कैप्टन एंटनी में भी उनका बेटा था शायद, क्योंकि यहाँ पे एक स्टोरी दी है। सर एंटनी एब्सोल्यूट पेज बॉय अज्यूम्स टू द इंसिडेंट, ये एक एक्ट हुआ था उसका एक इंसिडेंट है। इन शॉर्ट में इसका मतलब है कि अगर हम किसी की इंसल्ट करते हैं या हम किसी के लिए बैड वर्ड यूज करते हैं तो वो पास ऑन होते जाता है। अब वो अपना गुस्सा कहीं तो उतारेगा, क्योंकि अगर आप बड़े ऑफिसर हो, वो आपको नहीं बोल पा रहा है तो वो अपने से छोटे पे चिल्लाएगा, फिर वो छोटा अपने से छोटे पे चिल्लाएगा, और इस तरह से हम सिर्फ एक जन की वजह से 4-5 लोगों का दिन खराब कर देते हैं। तो यहाँ पर भी एग्जाम्पल में दिया है कि जो सर एंटनी है उन्होंने अपने बेटे को, जो कि कैप्टन था, उसको चिल्लाया। बेटे ने अपने आदमियों को चिल्लाया, हीज मैन फेक, वेयर अपॉन द फेक वेंट आउट डाउनस्टेयर, और वो फेक जो है वो नीचे गया और उसने पेज बॉय को चिल्लाया। प्रोबेबली द मैन हु सेड टॉक टू द लिफ्ट मैन वॉज रियली ओनली गेटिंग बैक ऑन हीज एम्प्लॉयर हु हैड नॉट सेड गुड मॉर्निंग टू हिम बिकॉज ही हिमसेल्फ हैड बीन handpicked at a breakfast by his wife, to whom the cook had been insulted because the housemaid had answered her back. We infect the world with our ill humors, bad manners probably do more to poison the stream of the general life than all the crimes in the calendar. तो अभी ऑथर एग्जाम्पल को वापस लेकर आ रहा है कि हो सकता है कि जिस आदमी ने लिफ्टमैन को प्लीज नहीं बोला था, हो सकता है कि उसको उसके बॉस से डांट पड़ी हो, तो वो ऑलरेडी गुस्से में था, और उसका बॉस इसलिए गुस्से में था क्योंकि उसका उसकी बीवी के साथ झगड़ा हो गया हो, और उसकी बीवी इसलिए गुस्से में थी क्योंकि उसकी हाउसमेड ने या कुक ने उसको कुछ बोला हो, जो नाश्ता बनाने के लिए बोला था उसकी जगह कुछ और बना दिया और कहा सुनी हो गई। और कुक इसलिए गुस्से में था क्योंकि उसकी हाउसमेड ने उसको उल्टा जवाब दिया। तो एक जन के गुस्से का शिकार कंटिन्यूसली चलते जा रहे हैं। अब सुबह भी जब अगर हम घर से निकल रहे हो, मम्मी पापा में से किसी के साथ झगड़ा हो जाए तो हमारा दिमाग खराब रहता है, हम जाते हैं अपने फ्रेंड्स के ऊपर, वो गुस्सा निकाल देते हैं, फिर वो फ्रेंड जाके आगे के फ्रेंड्स पे, फिर ऐसे कंटिन्यू चेंज चलती रहती है। हम बहुत बार क्या करते हैं, दूसरों की सुन लेते हैं, मतलब हमसे जो बड़े हैं उनकी तो हमको सुननी ही पड़ती है। तो अगर वो इंसल्ट कर रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं, जैसे सपोज बॉस है, टीचर है, हम सुन लेते हैं, लेकिन फिर वो गुस्सा हमारे अनकॉन्शियस माइंड में बैठा होता है और हम आगे अपने से छोटों पे निकालते हैं वो गुस्सा।
फिर वो छोटा अपने से छोटों पे, तो एक जन की वजह से आगे वो गुस्सा कैरी ऑन होते जाता है। तो वो यहीं पर एक एग्जाम्पल दिया था, बिकॉज द हाउसमेट हैड आंसर्ड हर बैक, we infect the world with all our ill humors, bad manners probably do more। और ये जो बैड मैनर्स है ये ज्यादा पॉइजनस होते हैं हमारी जनरल लाइफ में, इवन क्राइम से भी ज्यादा डेंजरस होते हैं। कैलेंडर मतलब ट्रायल, कोर्ट ट्रायल को जब अरेंज करते हैं क्राइम्स के लिए, तो जितने भी क्राइम्स वगैरह हुए हैं उनसे भी ज्यादा डेंजरस होते हैं। क्योंकि वही आपको जो बोला था अभी कि अगर आप किसी को एक बार मार दो तो फिर भी ठीक है, मतलब मार तो नहीं सकते, बट एक थप्पड़ मार दो तो वो भूल भी जाए थोड़े दिन में, या गलती से किसी को चोट लग जाए तो भूल भी जाए। लेकिन आप जो बैड वर्ड्स यूज करते हो इंसल्ट करने के लिए, वो कभी नहीं भूलता है इंसान। फॉर वन वाइफ who gets a black eye from an otherwise good-natured husband, there are hundreds who live a life of the martyrdom under the shadow of the Morse temper. But all the same, the law cannot become the guardian of our private manners. तो एक वुमेन जो ब्लैक आई है, ब्लैक आई मीन्स यहाँ पर one wife who gets a black eye from an otherwise a good-natured husband, there are 100 who live a life of a martyrdom under the shadow of a morasses। तो ब्लैक आई का मतलब होता है डार्क सर्कल। तो वो वाइफ यहाँ पर डार्क सर्कल मतलब हस्बैंड से डार्क सर्कल नहीं मिलते हैं, इल ट्रीटमेंट बाय हस्बैंड, मतलब हमारी आंखों के नीचे काले घेरे कब पड़ते हैं, जब हम टेंशन में होते हैं। तो एक वाइफ जिसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़े हैं, जो अदरवाइज तो एक गुड नेचर्ड हस्बैंड है, फ्रॉम अ गुड नेचर्ड हस्बैंड देयर आर 100 हु लीव अ लाइफ ऑफ द मोट्रेडम अंडर द शेडो ऑफ मोरास टेम्पर। लेकिन उसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बैड टेम्पर लोगों के साथ रहते हैं। बहुत बार होता है ना, जैसे हमारे पापा बहुत गुस्से वाले हैं, हमारी मम्मी बहुत गुस्से वाली है, तो उनके गुस्से का शिकार हम होते हैं और वो चीजें हम आगे आगे पास ऑन करते जाते हैं। यहाँ पर एक और वर्ड था हैंड पैक्ट। हैंड पैक्ट मतलब होता है जोरू का गुलाम। तो वो जो स्ट्रेंजर था जो लिफ्ट मैन के पास आया था, उसको हो सकता है उसके बॉस ने गुड मॉर्निंग ना बोला हो, क्योंकि वो जो है जोरू का गुलाम है उसकी वाइफ ने, मतलब बॉस को जोरू का गुलाम बोला है, उसकी वाइफ ने ब्रेकफास्ट के टाइम पे उसको डांट दिया हो, तो ये पास ऑन होते गया। तो बट ऑल द सेम द लॉ कैन नॉट बिकम्स अ गार्डियन। तो ऑब्वियसली लॉ हमारे पर्सनल प्राइवेट मैनर के लिए गार्डियन नहीं बन सकता। मतलब आपको हर चीज बताना या हर चीज के लिए आपके लिए रूल्स रेगुलेशंस लॉ बनाना, ये कानून का काम नहीं है। नो डिक्लॉग कुड कवर द वास्ट एरिया ऑफ ऑफेंस। कोई भी कमांड हमारे ऑफेंस को इस तरह से कवर नहीं कर सकता। नो कोड कुड एडमिनिस्ट्रेट अ लॉ विच गवर्न अवर सोशल सिविलिटीज, अवर स्पीच, द टिल्ट ऑफ अवर आईब्रोज एंड ऑल अवर मूड्स एंड मैनर्स। तो कोई भी रूल्स रेगुलेशंस हमको इस तरह से नहीं बता सकता कि हमको किस तरह से बिहेव करना चाहिए। टिल्ट ऑफ अवर आईब्रोज मतलब जैसे हम लोग गुस्से में रहते तो आईब्रो को ऐसे कोड़ते हैं, या हमारे चेहरे के जो एक्सप्रेशंस हैं, मूड, मैनर्स, कभी कभी बोलते ना खराब मूड में थे यार, बोल दिया तो बोल दिया, तो वो बोल दिया सोचने से पहले ये देखना चाहिए ना कि हमको कि सामने वाले को कितना बुरा लगेगा, हमने क्या बोला है उसको। तो आपके मूड, मैनर्स, बैड बिहेवियर, इन सब के लिए कोई भी लॉ या रूल रेगुलेशंस नहीं बने। ये हमारी खुद की कॉन्शियसनेस है कि हमको किस तरह से रहना चाहिए। But though we are bound to endorse the verdict against the lift man, most people will have a certain। तो अब हम लोग endorse मतलब जैसे हमने कहा था ना endorsement पास ऑन करना, तो हम अब जो लॉ ये वर्डिक्ट फाइनल जो डिसीजन है वो पास ऑन करना चाहते हैं लिफ्ट मैन के पास, जो हमने फर्स्ट में यूज किया था एग्जाम्पल। मोस्ट पीपल हैव अ सर्टन सिंपैथी। बहुत सारे लोगों को उसके प्रति सिंपैथी भी होगी। Well, it is true that there is no law that compels us to say please. There is a social practice much older and much more scared than by any law which enjoy us to be a civil। भले ही उसके लिए कोई कानून ना हो, उस लिफ्ट मैन से बहुत सारे लोगों को सिंपैथी भी होगी, क्योंकि भले ही इसके लिए कानून ना हो, लेकिन हमारी जो सिविलाइजेशन है कि हम प्लीज वर्ड यूज करते हैं, थैंक यू वर्ड यूज करते हैं, ये सारी चीजें ना लॉ, रूल्स, रेगुलेशन बनाने से भी ज्यादा पुरानी है। And the first requirement of the civility is that we should acknowledge a service, please and thank you are the small change with which we pay our ways as a social being। और जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है हमारे सिविलाइजेशन की, जब हम सिविल हुए थे, जब हम संस्कारी या सामाजिक प्राणी बने थे,
तो चीज आई थी कि ये प्लीज, थैंक यू, ये सब जो वर्ड्स है वो हमको यूज करने हैं, क्योंकि हमको साथ रहना है, साथ में काम करना है, तो हमें एक दूसरे के प्रति ये सारी कर्टसी दिखानी चाहिए, तभी हम सामाजिक प्राणी कहलाएंगे. दे आर द लिटिल कर्टिजियस बाय विच वी कीप द मशीन्स ऑफ लाइफ ऑयल्ड एंड रनिंग स्वीटली. तो ये सारे वर्ड्स, ये सारी कर्टसी चीजें हैं जिससे हम अपनी लाइफ की मशीन को टाइम टाइम पे ऑयल्ड करते हैं और ठीक से स्वीटली, स्मूथली रन करने में हेल्प करते हैं. दे पुट अवर इंटरकोर्स अपॉन द बेसिस ऑफ अ फ्रेंडली कॉपरेशन एंड ऐसे गिव एंड टेक इंस्टेंट ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ अ सुपीरियर डिक्टेटिंग इट टू इन्फीरियर. तो ये सारे वर्ड्स यूज करके हम लोग क्या करते हैं, गिव एंड टेक रिलेशन बनाते हैं. मतलब आपने मेरी हेल्प की, थैंक यू, नेक्स्ट टाइम मैं भी आपकी हेल्प करूंगा, वेलकम, ये सारे वर्ड्स यूज करते हैं. हम अपनी लाइफ को सुपीरियर डिक्टेटिंग टू इन्फीरियर नहीं बनाना चाहते. हम हमारे समाज में कोई एक सुपीरियर है जो डिक्टेटरशिप कर रहा है, जैसे हिटलर था, वो सिर्फ ऑर्डर देता था, वो कभी किसी को प्लीज नहीं बोलता था. तो एक सुपीरियर अपने इन्फीरियर को कमांड दे रहा है, उस टाइप की लाइफ नहीं बनाना चाहते हैं. हम सोशल लाइफ बनाना चाहते हैं, हम हेल्प करना चाहते हैं एक दूसरे की, फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, फ्रेंडली. It's a very vulgar mind that would wish to command where he can have the service for asking and have it with a willingness and a good feeling instead of a restatement. तो ये बहुत ही बेतुका या वाहियात होगा अगर आप कोई काम सिर्फ बोलकर करवा सकते हो. मतलब आपने बोला प्लीज ये काम कर दो, तो सामने वाला आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा, काम कर देगा. आपको कमांड देने की जरूरत क्यों पड़ती है? मतलब अगर आप कमांड देना चाहते हो, आप अगर हुक्म चलाना चाहते हो उस चीज पर, तो ये गलत है. आप जब स्वीटली, पोलाइटली बोलकर, सामने वाले के दिल में भी अच्छी भावना लेकर, उसको, सामने वाले को भी अच्छा फील कराकर जब कोई काम करवा सकते हो बिना किसी एंगर के, इंस्टेंट ऑफ अ रीस्टेटमेंट, रीस्टेटमेंट मतलब गुस्सा, एंगर, तो बिना किसी एंगर के शांति से अगर बोल के काम हो जाता है, तो फिर हम कमांड क्यों दे? हम इस तरह से क्यों बताए कि हम सुपीरियर इसलिए हम चिल्लाएंगे? जैसे अगर आपकी कोई टीचर है, आपको उन्होंने बोला कि प्लीज ये काम कर दो, तो आप शांति से कर लोगे. लेकिन वो टीचर है इसलिए आपको चिल्लाकर ही बोलेगी हमेशा, तो आपके दिमाग की भी वाट लगेगी, खिसक जाएगा दिमाग, और टीचर में भी एंगर वैंगर शो होगा, तो भी आपको वो काम तो करना ही पड़ेगा. और उसने शांति से बोला तो भी कर रहे हो, तो दोनों में डिफरेंस है ना. अगर उसने स्वीटली, पोलाइटली बोला टीचर ने, तो आप अच्छे से करोगे, खुश होके करोगे. वहीं अगर आपको कमांड दिया तो आपको बुरा लगेगा. तो ये बहुत वल्गर चीज है, बहुत बेबुनियाद और वाहियात चीज है. अगर वही काम आप शांति से करवा सकते हो तो उसके लिए कमांड क्यों दे रहे हो? आई शुड लाइक टू फीचर इन दिस कनेक्शन माई फ्रेंड द पोलाइट कंडक्टर्स. तो अभी ये थर्ड या फोर्थ एग्जाम्पल चल रहा है. कंडक्टर्स, जो बस कंडक्टर्स होते हैं ना, उसके बारे में बात करने वाले. बाय दिस डिस्क्रिमिनेटिंग टाइटल आई डू नॉट इंटेंड टू सजेस्ट अ रिब्यूक टू कंडक्टर्स जनरली. तो अब ये राइटर बोल रहे हैं कि अभी मैंने वर्ड यूज किया पोलाइट कंडक्टर, तो इस टाइटल से मैं कंडक्टर्स के बारे में कुछ मिसवर्ड्स यूज नहीं करना चाहता हूँ. ऑन द कंट्री, आई एम डिस्पोज टू थिंक दैट देयर आर फ्यू क्लासेस ऑफ मेन हु केम थ्रू एन ऑर्डियल ऑफ अ वेरी ट्राइंग कॉलिंग बेटर देन अ बस कंडक्टर डू. लेकिन मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, फ्यू क्लासेस ऐसी है जो ऐसी सिचुएशंस में काम करते हैं, ऐसी सिचुएशन से आते हैं जो बस कंडक्टर से भी ज्यादा डिफिकल्ट और पेनफुल एक्सपीरियंस होता है. अब बस कंडक्टर क्या करता है, भीड़ भरी रहती है, सब पे चिल्लम चिल्ली करते रहता है, टिकट्स वगैरह, और अगर कोई गलती से पैसे ना दे उसको तो बहुत चिल्लाता है, छुट्टे पैसे नहीं हो तो चिल्लाने लगते हैं. तो ऐसा लगता है सारी पूरा दुनिया का चिड़चिड़ापन इन्होंने लेके रखा है. हियर एंड देयर आर यू विल मीट एन अनप्लीजेंट स्पेसिमेन हु रिगार्ड द पैसेंजर एज ही इज अ नेचुरल एनिमी. तो आप लोगों को ऐसे बहुत सारे कंडक्टर्स मिल जाएंगे जिनको लगता है कि पैसेंजर उसके एनिमी है, और वो लोग हर चीज करते हैं उसको चीट करने के लिए. A creature whose chief purpose on the bus is to cheat him. और जितने भी बस में लोग चढ़े हुए हैं उनका मेन पर्पस है कंडक्टर को चीट करना, इसलिए वो हमेशा गुस्से में भनभनाया रहता है, गुस्से में ही रहता है. And who can only be kept reasonably honest by a loud voice and an aggressive manner. और वो तभी लोगों से अच्छे से टिकट के पैसे ले सकता है जब वो गुस्से में बोलेगा और एकदम जोर जोर से बुला के बोलेगा. But this type is a rarer than it used to be. I fancy the public owns such an underground railway company. तो अभी ये राइटर बोल रहा है कि मैंने एक रेलवे कंपनी के बारे में देखा, मतलब ये ट्रैवल कर चुका है,
विच ऑल्सो रन्स द बसेज, जो भी बस ही रन करती है, फॉर इंसिस्टिंग ऑन अ सर्टन स्टैंडर्ड ऑफ सिविलिटी। लेकिन उनके अंदर एक सिविलिटी है सर्टन स्टैंडर्ड की, मतलब वो पैसेंजर्स पर इस तरह से चिल्लाते नहीं है। For insisting on a certain standard of civility in its servant and taking care that standard is observed. In doing this is not only makes things pleasant for traveling public but performs an important social service. तो जो पब्लिक बसेस होती है जो गवर्नमेंट रन करती है, उनके जो बस कंडक्टर आपने देखे होंगे और जो प्राइवेट कंडक्टर्स होते हैं उनमें बहुत डिफरेंस होता है। पब्लिक कंडक्टर्स और मोस्टली जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं वो इस तरह से काम करते हैं जैसे हमारे ऊपर ही एहसान करते हैं। कभी अगर आप पोस्ट ऑफिस में या LIC के ऑफिस में या ऐसी किसी पब्लिक प्लेस पे चले जाओ ना, गवर्नमेंट ऑफिस में, राशन कार्ड के ऑफिस में, इतनी चिल्लम चिल्ली करते हैं, लंच का टाइम हो गया, तुम इतनी देर से क्यों आए, ये नहीं वो नहीं, लाइन में लगो, अभी मैं 15 मिनट बाद आएंगे, जैसे हमारे ऊपर एहसान कर रहे हैं। तो वो चीज अब राइटर ने कंपेयर की है कि उन्होंने एक रेलवे कंपनी की जो बस देखी थी, उसमें मतलब पोलाइटली और इतने अच्छे से बिहेव करते हैं, सोशल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो वो अपनी पूरी ट्रैवलिंग को, अपने पूरे काम को बहुत अच्छे से कंप्लीट करते हैं। जैसे वहीं अगर आप प्राइवेट ऑफिस में चले जाओ तो बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, भले ही चार्जेस हाई होते हैं, बट गवर्नमेंट ऑफिस की कंपेयर में प्राइवेट ऑफिस में बहुत पोलाइटली बिहेव किया जाता है, क्योंकि वो लोग कस्टमर्स को सीरियसली समझते हैं। कुछ गवर्नमेंट ऑफिस में हमारे पास कोई चॉइस नहीं होती है, तो वो लोग जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स रहते हैं वो भी कस्टमर्स को कुछ नहीं समझते, वो यही सोचते हैं कि घूम फिर के तो आना ही पड़ेगा, चॉइस तो है नहीं इन लोगों के पास। इट इज नॉट देयर फॉर विद एनी feeling of unfriendliness to the conductor as a class that I pay a tribute to a particular member of class. तो अभी ये जो एग्जाम्पल देने जा रहे हैं राइटर, उसका मतलब ये नहीं है कि कंडक्टर क्लास के लिए इनके मन में कुछ अनफ्रेंडलीनेस है, ये उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन इनके साथ कुछ इंसिडेंट हुए हैं। आई फर्स्ट बिकम कॉन्शियस ऑफ हीज एग्जिस्टेंस वन डे व्हेन आई जम्प्ड ऑन टू द बस एंड आई फाउंड दैट आई हैड लेफ्ट होम विदाउट एनी मनी इन माई पॉकेट। तो इनके साथ कब ये इंसिडेंट हुआ था, जब एक बार ये बस में चढ़ गए और बाद में इनको पता चला कि इनके पॉकेट, मतलब एनी मनी इन माई पॉकेट में कुछ पैसे वैसे तो है नहीं। एवरीवन हैज हैड द एक्सपीरियंस एंड नोज द फीलिंग्स। और गलती से अगर आपको बस में चढ़ गए और आपके पास पैसे नहीं है तो कंडक्टर आपको ऐसे नजरों से देखेगा कि आपने ये जानबूझ के किया हुआ है। द मिक्स्ड फीलिंग विच द डिस्कवरी अराउज, यू आर अनॉयड बिकॉज यू लुक लाइक अ फूल एट द बेस्ट एंड लाइक अ केव एट द वर्स्ट। तो अब आपको इस तरह से देखा जाएगा, कंडक्टर आपको इस तरह से दिखेगा जैसे आप सबसे बड़े डिसऑनेस्ट पर्सन हो और आप मतलब जानबूझ के कर रहे हो। यू वुड नॉट बी एट ऑल सरप्राइज्ड इफ द कंडक्टर आईड यू क्लाउडली एंड एज मच एज टू से यस आई नो दैट स्टिल ओल्ड ट्रिक। और आपको कोई सरप्राइज नहीं होगा अगर आपने कंडक्टर के मुंह से ये सुना आपको घूरते हुए कि ये पुराने तरीके मेरे ऊपर मत आजमाओ कि पर्स घर पे भूल गया या पर्स में पैसे नहीं है या पर्स चोरी हो गया। नाउ देन ऑफ यू गेट, चुपचाप यहाँ से उतर जाओ। एंड इवन इफ द कंडक्टर इज अ गुड फेलो एंड लेट्स यू डाउन इजीली, या तो वो आपको धक्के मार के निकाल देगा, और चलो आपका कंडक्टर अच्छा है, वो आपको धक्के नहीं मार रहा है, वो आपको शांति से उतरने भी दे रहा है, यू आर फेस्ड विद द नेसेसिटी ऑफ गोइंग बैक एंड देन इनकन्वीनियंस परहैप्स ऑफ मिसिंग योर ट्रेन और योर एंगेजमेंट। लेकिन आपको फिर भी यहाँ पे प्रॉब्लम तो होगी, क्योंकि आपको उतर के वापस घर जाना पड़ेगा एंड घर से पैसे लाने पड़ेंगे, तब तक आपकी ट्रेन मिस हो जाएगी या फिर कोई इंपॉर्टेंट एंगेजमेंट, मतलब कोई भी इंपॉर्टेंट काम मिस हो जाएगा। तो ये इनका एक्सपीरियंस था कंडक्टर को लेकर। हैविंग सर्च माई पॉकेट इन अ वेन फॉर अ स्ट्री कॉपर्स। अब इनका सेकेंड इंसिडेंट बताते हैं जब इनके साथ कुछ अच्छा हुआ था। हम यहाँ तक कंप्लीट करने वाले हैं इस पैसेज तक, अभी भी बहुत है इस चैप्टर में, अभी 1.5 पेज 2 पेजेस अराउंड है, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। Having searched my pockets in a vain for a stray coppers and having found I was utterly penniless। तो एक बार इनके साथ हुआ था कि एक बार तो ये बैड एक्सपीरियंस हुआ था कि कंडक्टर ने इनको नीचे उतार दिया। एक दूसरी जो रेलवे कंपनी यहाँ पे जो उन्होंने बोली थी अंडरग्राउंड रेलवे कंपनी, मे बी उसका इंसिडेंट हुई है। तो सेम पॉकेट में अपने वेन, मतलब खाली अंदर पाताल टाइप वेन में चला गया, मतलब खत्म हो गया। तो वेन में अपने पॉकेट में कॉपर्स मतलब कॉइन्स ढूंढ रहे थे और उनके पास कुछ भी नहीं मिला। पेनीलेस मतलब इंग्लैंड में या अमेरिका वगैरह में डॉलर और पेनी चलती है, तो पेनीलेस मतलब एक भी पेनी नहीं थी। आई टोल्ड द कंडक्टर विद एन हॉनेस्ट एज फेस आई कुड अज्यूम दैट आई कुडंट पे द फेयर एंड मस्ट गो बैक फॉर मनी। तो मैंने कंडक्टर को बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं पे कर सकता हूँ, तो प्लीज मुझे वापस जाना पड़ेगा। ओ यू निडंट। तो कंडक्टर ने बहुत प्यार से बोला नहीं, तुम्हें पे नहीं करना है, दैट्स ऑल राइट। अभी ऑब्वियसली ऐसा बिहेवियर देखकर तो सरप्राइज हो जाएंगे, तो राइटर ने बोला ऑल राइट
बट आई हैवंट अ कॉपर ऑन मी, मतलब मेरे पास तो कुछ भी पैसे नहीं है, मतलब बहुत चिल्लर भी नहीं है. ओ आई विल बुक योर थ्रू, ही रिप्लाइड. वेयर डिड यू वॉन्ट टू गो? तो भी कंडक्टर ने बहुत पोलाइटली पूछा कि आपको कहाँ जाना है, मैं आपकी टिकट बुक कर देता हूँ. एंड ही हैंडल द बंडल ऑफ टिकट्स विद द एयर ऑफ अ मैन. तो उसने टिकट दे भी दिया बिना पैसों के. हु वॉज प्रिपेयर टू गिव मी अ टिकट फॉर एनी वेयर फ्रॉम द बैंकॉक टू हांगकॉन्ग. तो वो कहीं से भी, मतलब कहीं किसी भी जगह का टिकट देने को तैयार था. ये बैंक टू हांगकॉन्ग मतलब नियर बाय शायद उनके बैंक हो और फिर हांगकॉन्ग स्टेशन तक का. I said it was a very kind of him and I told him where I wanted to go, and as he gave me the ticket I said, but where shall I send the fare? तो उसने बोला कि ठीक है आप बहुत काइंड हो, थैंक यू वेरी मच. और उन्होंने बता दिया कि उनको कहाँ जाना है, लेकिन उन्होंने बोला कि मैं आपको पे कैसे करूंगा, मैं कहाँ ढूंढूंगा आपको. ओ यू विल सी मी समडे ऑल राइट. तो उसने बोला कोई बात नहीं, तुम मुझे वापस किसी दिन तो दिख ही जाओगे, उस टाइम पे कर देना. ही सेड चेयरफुली. ही टर्न टू गो. तब जो राइटर है उन्होंने फिर से अपनी फिंगर्स पॉकेट में ढूंढ रहे थे. कॉर्नर माई पॉकेट लाइटिंग ऑन द शिलिंग्स. तो कुछ पैसे, शिलिंग मतलब पैसे वहां के कॉइन्स, वो मिले. एंड द अकाउंट वॉज स्क्वेटर्ड, मतलब अकाउंट वहां पे सेटल हो गया, मतलब टिकट दे दी थी ऑलरेडी कंडक्टर ने और पैसे भी दे दिए उन्होंने. लेकिन वो जो फैक्ट है ना कि कंडक्टर ने उनके साथ कैसे अच्छे से बिहेव किया, वो चीजें उनके दिमाग में हमेशा रहेगी. बट दैट फैक्ट डिड नॉट लेसन द ग्लो ऑफ द प्लेजर विद सो गुड नेचर्ड एंड एक्शन हैड गिवन मी. तो वो अच्छी चीज, वो जो खुशी है ना, वो कंटिन्यू चलती रही. तो नेक्स्ट टाइम आप किसी के साथ भी बैड बिहेव करते हो तो ये चीज याद रखना कि आपका एक बैड बिहेवियर आगे एक चेन बनकर कंटिन्यू चलता रहता है, और आपका एक गुड बिहेवियर किसी का दिन बना सकता है. हो सकता है कि सामने वाला बहुत गुस्से में हो और आपने उसको कुछ अच्छा कर दिया हो उसके लिए, तो हो सकता है उसका दिन सुधर जाए. तो कभी भी ये चीजें याद रखने का कि हमको प्लीज, सॉरी, थैंक यू, ये सारे वर्ड्स यूज करने चाहिए. ठीक है, आगे का चैप्टर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे क्योंकि काफी बड़ा लेक्चर हो गया है.